सो गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग फोर्थ यूनिट पे आ गए हमारे इनकम टैक्स के, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है वीडियो नंबर 26। आप लोगों ने इससे पहले 25 वीडियोस हमारे देखी और जहाँ तक हमारी 25 वीडियोस के अंदर हमारी जहाँ तक बात हुई, हमको ये अंदाज़ा है कि आपको वो बातें समझ में आई होंगी, पल्ले पड़ गई होंगी। अगर नहीं पल्ले पड़ी है तो आपके पास वीडियोस है, यूट्यूब पर अपलोडेड है, लिंक्स आपके पास है, आप लोग को दोबारा से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम लोग नया चैप्टर आज चालू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये सवाल का जवाब दो कि व्हाट इज़ दी सेकेंड हेड ऑफ इनकम टैक्स। हमारे इनकम टैक्स का सेकेंड हेड कौन सा है? तो हमारे इनकम टैक्स का सेकेंड हेड है, उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारे इनकम टैक्स की जो सेकेंड हेड है उसका नाम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। पहला हेड हम लोगों ने देख लिया इनकम फ्रॉम सैलरी का, ये दूसरा हेड हमारे सामने आ गया, उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसको बोलना है, क्या बोलना है, इसके बारे में पूरी डिटेल, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस वीडियो के अंदर। क्या रहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो सारी डिटेल अपन धीरे धीरे करके एक एक करके देखेंगे, तो अपने को समझ में आएगा कि क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इंट्रोडक्शन पूरा ध्यान से देखना, तो आप लोगों को सारी बात क्लियर हो जाती। इंट्रोडक्शन वगैरह की जो वीडियोस रहते हैं वो अगर एक बार अच्छे से देखे तो वो चैप्टर की कमर टूट जाती। पर एक बार चैप्टर की कमर टूट गई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि करना क्या है, तो फिर प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में अपने को बहुत ईजी हो जाता। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरा सवाल है कि व्हाट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? ठीक है, तो नाम अभी आप लोगों ने तो पहली बार इसका सुने होंगे, मतलब जब इनकम टैक्स हमने चालू किया तभी आप लोगों ने इसका नाम सुना, लेकिन आप पहचानते इसको। यहाँ पर इन्हें नाम बदल के आया, कपड़े चेंज करके आया इन्हों, लेकिन हम सब लोग इसे पहचानते हैं, हम सबको मालूम है क्या है ये। सो देखो ज़रा क्या है मैटर। तो सेक्शन 22 के अंदर ये बात डिस्क्राइब की वाली है कि किन पैसों को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो क्या बोला है देखो, सेक्शन 22 डिस्क्राइब्स दैट एनी अमाउंट रिसीव्ड या फिर एनी मनी रिसीव्ड बाय द ओनर, किसको मिला? मालक को मिला। कोई भी पैसा रिसीव्ड बाय द ओनर किसको मिला? मालक को मिला। बाय लेटिंग आउट द लैंड, कैसा मिला? बाय लेटिंग आउट द बिल्डिंग, सॉरी, बाय लेटिंग आउट द बिल्डिंग, कैसा मिला? लेटिंग आउट करके मिला। क्या लेटिंग आउट करके? बिल्डिंग को लेटिंग आउट करके। लेटिंग आउट का मतलब होता है किराए पे देना। किराए पे देना, किराए पे। बहुत सारे रास्ते में आप देखो घर पे लिख के लगाते टू लेट। टू लेट मतलब किराए से देना है, मतलब क्या करना चाह रहे हो? लेट आउट करना चाह रहे अपने घर को। टू लेट मतलब देना है, लेट आउट मतलब दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी पैसा रिसीव्ड बाय ओनर, एक ओनर को मिला। ओनर बोले तो वो जो बिल्डिंग जो किराए पे दे रहा, घर मालक, वो घर मालक को मिला। कैसे मिला, कहाँ से आया वो पैसा उसके पास? बाय लेटिंग आउट, किराए पे देके, बाय लेटिंग आउट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को किराए पे देके, और लैंड अपर्टेनेंट देयरटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है अभी। एनी मनी, कोई भी पैसा, रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर बाय लेटिंग आउट द बिल्डिंग, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बिल्डिंग को किराए पे देके कोई भी पैसा अगर ओनर को मिला है, ठीक है, कौन देगा वो पैसा? किराएदार देगा। तो कोई भी पैसा अगर ओनर को मिला है बिल्डिंग को किराए पे चढ़ा के, ये समझ में आया। आगे क्या बोला? और लैंड या फिर जमीन, कोई खुली जगह, कोई लैंड, कोई जमीन। अपर्टेनेंट देयर टू, ये वर्ड का क्या मतलब होता है? अपर्टेनेंट देयर टू मतलब होता कि बिल्डिंग या लैंड, लेकिन लैंड कैसी? ऐसी जिसको आप उस बिल्डिंग से अलग नहीं कर सकते। कुछ घर ऐसे रहते, सामने घर रहता और
थोड़ी सी खुली एक जगह रहती है, एक प्लेइंग एरिया या गार्डन एरिया जैसा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने घर का किराया भाई हमको अलग दिया और गार्डन है, नहीं, वो आप अलग नहीं कर सकते, वो दोनों मिलके एक यूनिट बन गया। वो जमीन और वो बिल्डिंग दोनों एक यूनिट हो गए। खुली बिल्डिंग है, खुली जमीन है, तो वहां पर बिल्डिंग ही बनी हुई नहीं है, तो वो अलग केस हो गया। उसको अपर्टनेंट देयरटू नहीं बोलते, वो किसी से अटैच्ड जमीन नहीं है, जमीन खुली है। गोकुल धाम सोसाइटी आप लोगों को मालूम है, उनके सोसाइटी के अंदर सामने में खुला एरिया छोड़ा हुआ है ना। सोसाइटी का कुछ भी फंक्शन रहा सोसाइटी का तो वो वहीं पर ऑर्गेनाइज करते, वहीं पर जो है नवरात्रि मनाते, वहीं पर क्रिकेट खेलते हैं ना, वहीं पर जो है तो वो लोग सारी चीज़ें जो भी फेस्टिवल्स वगैरह उनके हैं वो सब वहीं पर सेलिब्रेट होते हैं। हम लोगों ने होता हुआ ऐसा देखे उसके अंदर, जो लोग नहीं देखे होंगे, वैसे तो कोई होगा नहीं देखा, सारे लोग देखते ही हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखो कि घर है, घर के सामने में, बाजू में, आजू में, पीछू में कहीं तो ज़मीन है। ज़मीन फिर कैसे फॉर्म में है, या तो गार्डन के फॉर्म में होंगी, या तो फिर वो प्लेइंग एरिया के फॉर्म में होंगी, या तो फिर वो ग्राउंड होगा, है ना, ऐसा कुछ तो है। लेकिन वो कैसा है मालूम है क्या, बिल्डिंग के साथ वो अटैच्ड है। वो बिल्डिंग किराए पे लिए, मतलब वो अपने आप किराए पे हमारे को मिल गया, उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप की जमीन को बोलते हैं अ लैंड विच इज अपर्टेनेंट देयर टू मतलब बिल्डिंग को, अपर्टेनेंट मतलब जुड़ी हुई है, मतलब अपर्टेनेंट यानी कि उसके साथ में ही किराए पे जाएगी, वो अलग और वो अलग किराए पे नहीं जा सकते, इस तरीके की लैंड है वो। इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ऐसा कोई भी पैसा जो ओनर को मिला, कैसा मिला, बिल्डिंग को किराए पे देके, या फिर जमीन जो बिल्डिंग से जुड़ी हुई है, मतलब बिल्डिंग और जमीन दोनों किराए पे दो, या फिर सिर्फ बिल्डिंग किराए पे दो, दोनों पैसे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बिल्डिंग को किराए पे देके, या फिर ऐसी जमीन जो बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है, वो दोनों एक यूनिट बन गए, वो किराए पे देके, अगर उसने किराया लिया है तो वो किराया, जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर, और पी&एल अकाउंट को डेबिट करते बड़े हंसते खेलते, और दिए तो, और लिए तो पी&एल अकाउंट को क्रेडिट करते हंसते खेलते अपन। तो वो जो रेंट है, वो रेंट ही को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला गया है इनकम टैक्स की दुनिया में। कौन सा किराया, वो किराया जो आपको घर से आया, या ऐसे घर से आया जिसके साथ जमीन भी जुड़ी हुई है, तो जमीन और घर दोनों किराए पे दे देना पड़ा आपको, जमीन अलग और घर अलग किराए पे आप नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप के काम को, इस टाइप की इनकम को, इस टाइप के पैसों को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंप्यूट करेंगे। दिमाग में एक सवाल ये पैदा होता है मेरे, आपके होता नहीं होता, आप मेरे जितने होशियार है नहीं है हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे दिमाग में एक ये सवाल पैदा हो रहा कि सर बिल्डिंग किराए पे दिए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल रहे, सही बात है, लैंड और बिल्डिंग जुड़ी हुई है, किराए पे दिए तो आप बोल रहे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छी बात है सर, वो भी समझ में आई मेरे को। लेकिन सर अगर ऐसा हो गया कि मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास सिर्फ खुली ज़मीन है, और मैंने किसी को खुली ज़मीन ही किराए पे दे दिया है, तो सर मैं वो पैसे कहाँ लेके जाऊँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाऊँ, क्या इनकम फ्रॉम कोई और में लेके जाऊँ? तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ ये दो ही पैसे आएंगे, बिल्डिंग से आया किराया, या फिर बिल्डिंग के साथ ज़मीन अटैच्ड है, दोनों एक यूनिट है, अलग अलग नहीं हो सकते, दे दिए किराए से, ऐसा आया हुआ किराया, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट करो। अब इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि खुला प्लॉट है आपके पास, ओपन प्लॉट रहता, तो ओपन प्लॉट है आपके पास, आपने ओपन प्लॉट किसी को किराए पे दे दिया, अरे भाई खुली ज़मीन है तो कुछ तो कर ले इसका, चल, उन्होंने रोज़ आया अपना वहाँ कुछ तो लगा के बैठा, गाड़ा बीड़ा लेके आके लगा के बैठ रहा, रोज़ कुछ भी कर रहा, ठीक है, आप किराया ले रहे हो उससे, तो सर ये पैसों का क्या करना जी सर हम, ये पैसों का हम क्या करना? तो इस तरीके के बातें, इस तरीके के सवाल दिमाग में आपके आ सकते। दूसरा एक सवाल ये भी आपके दिमाग में आ सकता कि सर किराए पे तो देने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में, जैसे कि लोग गाड़ियाँ रेंट पे देते,
है ना। शादी का सामान रेंट पे देते, ठीक है। और लोग जो है तो जनरेटर्स वगैरह रेंट पे देते, हैवी हैवी मशीनरीज लोग रेंट पे देते, खुली ज़मीन लोग रेंट पे देते, ओपन प्लॉट लोग रेंट पे देते। कई कई बार तो हमने ये भी देखा हुआ है कि जो एरिया में मार्केट लगता है ना, अपना हफ्ता बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, बुधवार का बाज़ार, है ना, रविवार का बाज़ार, तो ये जो बाज़ार भरते हैं अपने पास, तो वहाँ पर अगर आसपास में किसी की खुली जगह होंगी तो वो क्या करते मालूम है क्या, वो बदमाश लोग, वो जो बेचारा फार्मर आता उधर बैठता, वो तरकारी विरकारी लेके, वो उसके पास से पैसे लेते, किराया बोल के, हाँ लेते लेते। तो होता क्या मालूम है क्या, कि वो जो पैसा आपने लिए हो उनके पास से, वो एक खुली ज़मीन से आया हुआ किराया है। वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ कोई रह नहीं रहा है, कोई रेसिडेंस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई कमर्शियल शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं। वो आया उन्होंने ऐसे, और वहाँ से लिया उसने, आपने किराया उसके पास से उन्हें आके ऐसे लगाया। तो इस टाइप के किरायों को क्या करना, तो देखो बच्चों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि किरायों की 3 अलग अलग कैटेगरीज बता देता आपको, तो आपको समझ में आ जाता कि कौन सी कैटेगरी में कौन गिरा तो कहाँ लेके जाना, ठीक है। 3 कैटेगरी बता देता हूँ। पहली कैटेगरी है कि कोई बिल्डिंग या फिर लैंड जो बिल्डिंग से जुड़ी हुई है उसको किराए पे देना, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कि आपने बिल्डिंग किराए पे दिए, फ्लैट किराए पे दिए, रूम किराए पे दिए, घर किराए पे दिए, बंगलो किराए पे दिए, ठीक है। और ऐसा बंगलो है कि उसके साथ जमीन भी है, सामने एक छोटा सा ग्राउंड भी है, गार्डन भी है दिए, तो वो सब ये सारा किसके अंदर कंप्यूट कर लेंगे हम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इस किराए को। लेकिन अब अगर कोई किराए का बिजनेस कर रहा है, किराए का बिजनेस होता, जैसे कि लोग किराए पे बर्तन देते, किराए पे लोग जनरेटर देते, किराए पे लोग मशीनरीज देते, किराए पे लोग गाड़ियां देते, किराए पे लोग कपड़े देते, तो ये है बिजनेस, ये है किराए पे देने का बिजनेस। यहाँ पर बिल्डिंग या लैंड की बात नहीं हो रही, और सेक्शन 22 के अंदर सिर्फ लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग और अ लैंड अपर्टेनेंट देयरटू, ये दो ही बातें आएंगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर कोई बंदा बिजनेस ही कर रहा है किराए का, देता ही किराए से है, उन्होंने असेट्स, असेट्स ही बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मशीनरी किराए पे दिया, है ना, गाड़ी किराए पे दिया, कपड़े किराए पे दिया, ऐसा किराए पे देता है, उसका काम ही है, उसका कारोबार है, उसका बिजनेस है किराए पे देना, तो वो पैसों को हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लाना चाहिए, वो पैसे जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस चीज का क्या कर रहा है, किराए का बिजनेस कर रहा हूँ, किराए का बिजनेस कर रहा है ना, किराए पे दे रहा, लोग हायर कर रहे हो उसके पास से, किराए पे ले रहा हूँ ना। तो इस टाइप के बिजनेस को, इस टाइप के पैसों को हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस में कंप्यूट करना, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करना। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ कौन सा पैसा, बिल्डिंग या लैंड अपर्टेनेंट टू। अब आप बोलेंगे सर मेरे पास ना घर है कि मैं किराए पे दूंगा, ना मेरे पास कोई एसेट्स है मैं किराए पे देता हूँ, लेकिन मेरे पास एक खुली ज़मीन थी सर, वहाँ पे ना मार्केट लगता, तो मैंने वहाँ मार्केट में के कुछ 4-5 लोगों को, कुछ फार्मर्स को वो जगह किराए पे दी, वो लोग हर हफ्ते को हफ्ता वहाँ पे मार्केट में दुकान लगाते और मेरे को हफ्ते के 1000 रुपये ला के दे देते सर। अब मैं क्या करूँ सर, इसको मैं कहाँ पर लिखूँ, हाँ, तो ये पैसा बिल्डिंग या लैंड अपर्टेनेंट देयरटू से नहीं आया, राइट। ये पैसा कोई असेट आपने रेगुलर बेसिस पे किराए पे चढ़ा के रखी और वहाँ से आपको बिजनेस के जैसा इनकम हो रही है, बिजनेस आपका है नहीं, आपका बिजनेस कुछ और है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है भी नहीं, है ना। ये आपने एक ऐसे ही बस थी ज़मीन पड़ी हुई, दे दिया किराए से, ले लिया पैसे, तो इस टाइप के किराए को, ठीक है, इस टाइप के किराए को हम लोग कंप्यूट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो एक किराया हो गया जो बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट देयर टू, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक किराया हो गया जो किराए का बिजनेस ही कर रहा है, दैट इज कंप्यूटेड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस। और एक किराया हो गया जो ये दोनों में भी नहीं बैठ रहा, तो वो जाके किधर बैठ जाएगा, अदर सोर्सेस में बैठ जाएगा, ठीक है। तो किराया एक ऐसा पैसा है जो 3 जगह जा सकता, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डिपेंड करेगा वो किराए के नेचर पे कि वो किराया आया कहाँ से है, बिल्डिंग से आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मशीनरी वगैरह, या फिर आप जो है क्या बोलते हो उसको, कपड़े, बिल्डिंग, कपड़े और शादी का सामान, जनरेटर, ये किराए पे देते हैं आप, दुकान ही है इसकी, तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस।
अगर ऐसे कैजुअली आपने मतलब कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, आपके पास थी ज़मीन, कोई आ गया भाई हमको ज़मीन दे दो ज़रा, 1 महीने का हमारा काम है आपकी ज़मीन के ऊपर, हम किराया दे देते, आपको दे दिए। जैसे कि अपने पास इधर ज़मीन रहती, वो डी मार्ट के पास में आप देखो वहाँ पे लोगों की ज़मीन है, तो लोगों ने वहाँ पर जो है तो स्टॉल्स लगाए हुए हैं पानी पूरी के, इसके उसके, फिर वहाँ पे एक छोटा सा मेला वगैरह भी लग जाता आगे, तो वो सारे लोग किराया पे करते, वो खुली ज़मीन का किराया पे करते। बात समझ में आ रही है? वो बिजनेस नहीं है, वो जिसकी वो ज़मीन है उसका वो बिजनेस नहीं है, वो कारोबार नहीं कर रहा, लेकिन उसको फिर भी इनकम हो रही है। तो इस टाइप के इनकम को हम लोग अदर सोर्सेज के अंदर कंप्यूट करना। तो रेंट के 3 रास्ते हैं जाने के। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम सिर्फ कौन सी किराए की बात करेंगे, जो घर से आया, घर मतलब बिल्डिंग से आया, बिल्डिंग चाहे वो घर हो या फिर बिजनेस चल रहा हो वहाँ पे किसी का, तो जो घर से आया या फिर ऐसी ज़मीन से आया जो घर के साथ जुड़ी हुई है, तो हमने घर और ज़मीन दोनों साथ में किराए पे दी हुई है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 22, सेक्शन 22 के बेसिस पे क्या बात समझ में आई? देयर मस्ट बी ए बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू। तो ये बात पहले समझ में आई कि कोई भी पैसों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनने के लिए बिल्डिंग का होना जरूरी है या फिर लैंड अपरटेनेंट देयरटू, या फिर कोई ऐसी जमीन जो बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई है, अलग नहीं कर सकते आप, इसका होना जरूरी है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, 2 पार्टीज होना जरूरी है। 2 पार्टीज कौन? एक होना चाहिए ओनर और एक होना चाहिए टेनेंट। टेनेंट, ये टेनेंट किराएदार को बोलते, किराएदार। ओनर बोले तो घर मालक, टेनेंट बोले तो किराएदार। तो ये 2 पार्टीज रहेंगे, जैसे कि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय था सैलरी में, या वैसे यहाँ पर जो है तो ओनर और टेनेंट रहेगा। देयर शुड बी कंसिडरेशन पेड बाय द टेनेंट टू ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूजिंग ओनर्स बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। और कुछ ना कुछ कंसिडरेशन, कुछ तो पैसा उसने दिया हुआ होना चाहिए, फुकट नहीं। फुकट गया तो वो टेनेंट नहीं होता, रिश्तेदार होगा फिर उसका, वो फुकट रहेगा तो ठीक है। आजकल तो रिश्तेदार को भी लोग छोड़ रहे हैं ना। तो टेनेंट है मतलब उसने कुछ तो कंसिडरेशन देना चाहिए। क्यों दे रहा हूँ उन्होंने पैसे? क्योंकि उन्होंने उसकी बिल्डिंग यूज कर रहा, उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज कर रहा ओनर की, तो घर मालक को कुछ पैसे दे रहा हूँ। तो ये बातें सेक्शन 22 में से निकल के आ रही। कुछ पैसा मिला ओनर को बिल्डिंग को किराए पे दे के, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में लो, ठीक है। तो अगर ओनर पैसे ले रहा है तो देने वाला कौन? टेनेंट, ठीक है। और उसके बाद में कंसिडरेशन तो देना ज़रूरी है। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो आगे चलेंगे। रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटिंग हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरे को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना है, तो मेरे को क्या लगेगा सर? क्या लगेगा? तो सिंपल सी बात है, आपको इनकम लगेगी, और वो इनकम है रेंट, किराया। आपने पूरे साल में कितना किराया कमाया, उस किराए के ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई करके आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। और उस किराए को हम किराया नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। घर की कीमत, घर की कीमत मतलब रेंटल एनुअल वैल्यू है ये, किराए की कीमत उसकी, कि क्या किराया आपको आया है, वो वैल्यू हमको लगेगी। लेकिन आप अगर सोच रहे होंगे कि सर 1 लाख रुपए किराए के आए, मैं 1 लाख रुपए पे टैक्स भर दूं क्या? तो बेटा बात इतनी सिंपल नहीं होने वाली है। एनुअल वैल्यू निकालना ये कोई मजाक का काम बिल्कुल नहीं है। एनुअल वैल्यू किसी घर की कंप्यूट करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि तुम्हारे मेरे हिसाब से एनुअल वैल्यू एक ही है, जो किराया हमको मिला भाई उतनी हमारी घर की वैल्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स की नज़र में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 टाइप के एनुअल वैल्यूज़ हो सकती हैं। 4 में से होंगी कितनी? लेकिन एक ही होंगी। तो वो बहुत आगे की लंबी कहानी है, अपन वो सारी चीज़ें देखेंगे। एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस किसको बोलना, क्या बोलना, किसको बोलते, तो ये बात अगले वीडियो के अंदर आएंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी, व्हाट्सएप मी और कमेंट मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।